स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद अभी भी वक्त है। मेरी बात ध्यान से सुनो। जो गलती हमने की वो आप मत करना। हमने सोचा था एक आम सी नैनी है, प्यारी मासूम हमारी बेटी का ख्याल रखने वाली, पर जो सच सामने आया वो इतना डरावना था हम आपको बता नहीं सकते। मतलब समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। आयु रात को अपने बेड पे थी। कभी सोचा है जो लोग आपके घर में काम करते हैं वो असल में कौन है, कहां से आए हैं? क्या उनकी सच्चाई वही है जो वो आपको बताते हैं, जो शायद एक परिवार के हिस्से की तरह लगने लगते हैं? क्या वो वाकई इंसान होते हैं या फिर किसी एक ऐसी दुनिया का हिस्सा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते? राहुल और प्रिया की एक कहानी सुन के आपको अंदाजा हो जाएगा कि भूत प्रेत आत्माएं किसी भी रूप में आप तक पहुंच सकती। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फॉलो जरूर करें। आपका ये छोटा सा इनिशिएटिव हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अगर आपके पास कोई भी कहानी है, एक राज या कोई पुरानी निशानी है तो हमें जरूर बताइए, छुपाइए नहीं। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है, भेजिए जल्दी से। अब बिना देरी करे कहानी सुनते हैं। राहुल, प्रिया, आयु और नैनी से मिलते हैं। राहुल और प्रिया एक एम्बिशियस कपल दिल्ली के एक पोश एरिया में अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे थे। एक बड़ा 4 BHK लग्जरियस लाइफस्टाइल, पैसा और इज्जत की कोई कमी नहीं थी। राहुल एक IT कंसल्टेंट था जो कभी कभी लेट नाइट शिफ्ट्स में बिजी रहता और प्रिया का बुटीक बिजनेस तेज रफ्तार से ग्रो कर रहा था। दोनों के पास पैसा था, इज्जत थी, एक वेल मेंटेन्ड लाइफस्टाइल थी। उनका घर मॉडर्न एस्थेटिक और क्लास की डेकोर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, एकदम मैगजीन वर्दी। इस ड्रीम सेटअप का एक हिस्सा थी उनकी 7 साल की बेटी आयु, मासूमियत से भरी एक प्यारी सी नन्ही परी जो हमेशा हंसी मजाक में रहती। दोनों पेरेंट्स इतने बिजी थे कि आयु का बचपन कहीं ना कहीं उन दोनों के अपने काम के हेक्टिक शेड्यूल के बीच दब रहा था। राहुल का काम IT वर्ल्ड के डेडलाइंस और प्रिया का बिजनेस नए क्लाइंट्स और ऑर्डर्स के चक्कर में इतना उलझा था कि उनके पास आयु के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता था। जब प्रिया बुटीक संभाल रही होती तब राहुल किसी लेट नाइट मीटिंग में होता। जब राहुल फ्री होता तब प्रिया किसी फैशन इवेंट की प्लानिंग कर रही होती और इन्हीं सब के बीच आयु के दिन डे केयर और ट्यूटर्स के सहारे गुजर रहे थे। एक नैनी हायर करना उन्हें जरूरी लगने लगा था क्योंकि उन्हें लगा कि आयु को एक प्रॉपर केयर गिवर की जरूरत है और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। एक ऐसी गलती जिसका एहसास उन्हें तब हुआ जब बात बस एक नैनी तक सीमित नहीं रही। आप खुद प्रिया के मुंह से ये सुनिए। मैं सच बोल रही हूँ, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। मैंने पहले भी महसूस किया था कि घर में कोई और भी है, पर मैंने उसे इग्नोर कर दिया। पिछले कुछ महीनों से घर का माहौल अजीब सा हो गया था। राहुल और प्रिया के बीच हर छोटी बात पर तनाव बढ़ने लगा था, जैसे कोई अनजान बोझ उन्हें दबा रहा हो। इसी बीच आयु की तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी। बचपन से एकदम हंसी खुशी पली आयु अब उनके बिजी स्केड्यूल और पेरेंट्स के बीच के आर्ग्यूमेंट्स का एक साइलेंट विटनेस बन चुकी थी। लेकिन उस दिन बात और बिगड़ गई। आयु की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। पहले सिर्फ हल्की जलन और पेट दुख रहा था, पर धीरे धीरे उसका फीवर 104 तक पहुंच गया। वो थककर सिर्फ लेट गई, ना कोई बात ना कोई शिकायत, और इसी बीच घर का माहौल और भी टेंशन से भर गया। राहुल और प्रिया दोनों एक दूसरे को दोष देने लगे। राहुल बोला कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए था प्रिया। प्रिया बोली कि मैं अकेली सब नहीं संभाल सकती राहुल, तुम्हें भी तो टाइम देना चाहिए था ना। गुस्से, स्ट्रेस और काम के प्रेशर में आयु एक पल के लिए भी उनके बीच नहीं थी। और जब प्रिया ने देखा कि राहुल बस चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर रहा तो उसने एक फाइनल डिसीजन ले लिया। हमें एक नैनी चाहिए।
राहुल ने बिना किसी और डिस्कशन के ऑनलाइन हायरिंग प्लेटफॉर्म्स और रेफरेंस चेक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दिल्ली में एक रिलायबल नैनी ढूंढना इतना आसान नहीं था। और फिर एक दिन प्रिया के बुटीक पर रेनू जी, जो उसकी रेगुलर क्लाइंट थी, उन्होंने एक नैनी के बारे में बताया। प्रिया इतनी उतावली थी कि उसने उससे ना उसका नाम पूछा ना पता पूछा, सीधे उसको अपना घर का एड्रेस भेज बोली कि थैंक यू सो मच रेनू जी, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी, आप प्लीज उसे मेरे घर भेज दीजिए। वो शाम बड़ी ही अजीब सी शाम थी। बाहर का मौसम भी कुछ बदला बदला सा लग रहा था, ना रात ना दिन, बस एक बेचैन सा अंधेरा। डोरबेल बजी। प्रिया ने जाकर देखा एक औरत दरवाजे पर खड़ी थी। वो बोली कि मुझे काम की जरूरत है, मुझे रेनू जी ने आपके पास भेजा है। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे कोई बस इतना कह रहा हो जितना जरूरी हो। वो काली साड़ी पहने हुए थी, पतला चेहरा, हल्की गहरी आंखें और एक अजीब सी उदासी। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आपके घर में कोई अनजाना काम कर रहा हो तो क्या आप उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे या बस भरोसा कर लेंगे? कमेंट करके बताएं। निशा नाम था उस औरत का। प्रिया ने उसे अंदर बुलाया और काम की बात कर ली। राहुल ने बिना ज्यादा सोचे समझे उसे हायर कर लिया, लेकिन प्रिया ने कहा कि तुम 2 दिन बाद से काम पर आना। उसने पानी पिया और वहां से चली गई। फिर प्रिया ने निशा के बारे में जानने की कोशिश की, पर उसका कोई सॉलिड पास्ट रिकॉर्ड नहीं मिला। रेनू जी से पूछने पर भी सिर्फ एक अजीब सा साइलेंस मिला। कोई कहता कि निशा बचपन से ही अलग थी, कभी मंदिर नहीं गई, कभी किसी से ज्यादा बात नहीं की। कुछ लोगों का कहना था कि उसकी माँ भी कुछ तांत्रिक रिचुअल्स करती थी और निशा भी बचपन से अजीब चीजें देखती थी। फिर शाम को रेनू जी का कॉल आया प्रिया के पास। वो बोली कि मुझे इतना जरूर पता लगा है निशा के लिए कि जो भी लोग इसके दोस्त बने या इसके करीब आते वो अचानक अपने आप गायब हो जाते। देखो प्रिया, जितने मुंह उतनी बातें। मैं तो इन सब चीजों में यकीन नहीं रखती। तुम एक बार राहुल से डिस्कस कर लो और फिर तुम्हें ठीक लगे तो इसे काम पर रख लेना। रेनू जी की बात सुन के उसने अपने मन में सोचा कि क्या सच में निशा सिर्फ एक लड़की थी या फिर कुछ और। प्रिया ने पहले बहुत सोचा, लेकिन फिर काम का प्रेशर इतना था कि उसने सब कुछ नजरअंदाज किया और 2 दिन बाद निशा काम पर आ गई। उनके दिमाग में बस एक ही चीज थी कि आयु को एक केयर गिवर चाहिए। एक कमरा भी दिया उसे, जो पहले स्टोर रूम था, एकदम कोने में, जहां राहुल और प्रिया कभी जाते ही नहीं थे। एक रूम जो बस साल में एक बार साफ होता था, वो भी तब जब जरूरत पड़ती थी। अभी निशा को आए बस 1 हफ्ता ही हुआ था और प्रिया को घर का माहौल अलग लगने लगा। आयु अब एक अलग ही दुनिया में खो गई थी। उसके दिन का हर एक पल सिर्फ निशा के साथ बीतने लगा, जैसे एक माँ और बेटी का रिश्ता हो, लेकिन कुछ अजीब सा भी था। जब हमने निशा को काम पे रखा ना, उसको सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था और आयु तो जैसे उस पर चिपक गई थी। मतलब उसके बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी करना हो, खाना खाना हो, खेलना हो, बस निशा आंटी के साथ ही करना है। पहले मुझे लगा अच्छा है, बच्ची किसी से कंफर्टेबल हो रही है, लेकिन फिर एक रात प्रिया आयु का स्कूल बैग देख रही थी। हर दिन की तरह उसने कॉपी चेक की, पर एक छोटी सी डायरी देखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। क्यूरियस होकर उसने डायरी खोली और जो लिखा था ना उसमें, प्रिया को उसने और ज्यादा अनकंफर्टेबल कर दिया। वो आयु की डायरी थी। उसमें लिखा था, आज निशा ने मुझे एक नया सीक्रेट सिखाया। उसने कहा कि अगर किसी को भी इसके बारे में बताया तो सब गायब हो जाएगा, पर मुझे निशा अच्छी लगती है। She loves me more than मम्मा पापा। प्रिया का दिल एकदम धक से रह गया। उसने आयु से कैजुअली पूछा कि बेटा, निशा से इतना क्लोज क्यों हो गई हो? आयु के लिप्स पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे कोई बच्चा नहीं, एक मैच्योर इंसान प्रिया को जवाब दे रहा हो। मम्मा, निशा अच्छा ख्याल रखती है ना? प्रिया की रग रग में एक अजीब सी घबराहट थी। उसे बस एक नैनी और एक बच्ची का बॉन्ड नहीं था, ये कुछ और ही था। उसका मन कह रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। मैं वैसे इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता, लेकिन उस रात एक अजीब चीज़ हुई। प्रिया को बताया नहीं मैंने,
कि क्या हुआ था। मैं अपने कमरे में था, लाइट बंद थी, बस फ़ोन देख रहा था और एकदम से मेरा फ़ोन नीचे गिर गया। मैं फ़ोन उठाने के लिए नीचे झुका तो मुझे आयु के बेड के नीचे एक परछाई दिखी। फिर मुझे लगा मेरा वहम है, पर शायद वो मेरा वहम नहीं, परछाई ही थी। और फिर वो रात आई। प्रिया रात के 2:30 बजे पानी पीने उठी थी। सब कुछ शांत था। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था जो पहले कभी महसूस नहीं होता था, जैसे दीवारों के भी कान होते हैं जो सब सुन रहे हैं। वो किचन से पानी लेके अपने रूम की तरफ वापस आ रही थी कि तभी उसकी नजर निशा के कमरे की तरफ पड़ी। घर में बस एक छोटे लैंप का उजाला था। उसने देखा कि निशा के डोर के नीचे जो गैप था उसमें से कुछ अजीब सा रिफ्लेक्शन दिख रहा था, जैसे किसी ने अंदर आग जला रखी। वो उस तरफ बढ़ी और उसने आवाज दी, निशा निशा। निशा कुछ मिनटों की खामोशी के बाद अंदर से आवाज देती है कि हाँ मैडम, आती हूं। निशा बाहर आई अपनी आंखें मलते हुए। वो तो ऐसे लग रही थी कि जैसे प्रिया ने उसे गहरी नींद से जगा के बुलाया। उसने बाहर आके पूछा, हाँ मैडम क्या हुआ, इतनी रात गए आपने बुलाया, सब ठीक तो है? प्रिया को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसने कहा कि मुझे लगा तुम जग रही हो और तुम्हारे कमरे से ये रोशनी कैसी आ रही थी। निशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हिचकिचाते हुए कहा कि नहीं नहीं मैडम, मैं तो सो रही थी, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। प्रिया बिना कुछ जवाब दिए अपने बेडरूम में चली गई। अगले दिन उसने राहुल से कहा कि मुझे निशा पसंद नहीं, कुछ अजीब है उसमें। राहुल हंसता रहा और बोला कि प्रिया ये तुम्हारा दिमाग है, आयु कंफर्टेबल है उसके साथ, तुम बस ओवरथिंक कर रही हो, रिलैक्स। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस चुप रह गई। लेकिन अंदर से उसे यह एहसास हो रहा था कि जो हो रहा है वो सिर्फ अजीब नहीं बल्कि बहुत गलत था। राहुल ने प्रिया की बातें तो इग्नोर कर दी थी, पर सच ये था कि उसने भी कुछ अजीब देखा था। उस दिन जब उसका फोन बेड के नीचे गिर गया, उसने जब उठाया तो एक पल के लिए उसे लगा कि आयु के बेड के नीचे कोई और है, कोई पतला काला साया। पर उसने उसे हेलुसिनेशन मानकर दिमाग नहीं लगाया। एक रात जब प्रिया सो रही थी, राहुल को महसूस हुआ कि कोई उसके कान के पास हल्की सी फूंक मार रहा। उसने झट से आंखें खोली, पर सामने सिर्फ अंधेरा था और बगल में प्रिया और आयु। लेकिन उसने ये सब प्रिया से छुपा लिया, क्योंकि अगर प्रिया को वो ये सब बताता तो वो और ज्यादा घबराने लगती और जिससे उसके घर की शांति बिगड़ जाती। पर अंदर ही अंदर राहुल भी ये महसूस कर रहा था कि कुछ तो बहुत गलत हो रहा है उनके घर में। अगले दिन दोपहर के 3 बजे निशा ने प्रिया और राहुल को इन्फॉर्म किया कि वो 2 दिन के लिए अपने गांव जा रही है और पूछा कि मैडम आपको एतराज ना हो तो मैं कमरे में ताला लगा दूं। प्रिया ने कहा कि हाँ लगा दो, वैसे भी वहां कौन ही जाता है। राहुल ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, पर प्रिया के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी कि निशा के जाने के बाद घर का माहौल हल्का हल्का लगने लगा, जैसे कोई अनजाना बोझ हट गया हो। फिर उस रात करीब 2 बजे प्रिया को एक सपना आया। सपने में वो आयु को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही है, पर उसका बदन बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था और वो उनके हॉल में खड़ी हुई है। उसकी आंखें ब्लैंक थी, जैसे उसमें से जान निकल चुकी हो। तभी प्रिया को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी रेडियो की स्टैटिक नॉइज में कुछ बोल रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे क्लियर होने लगी कि तुम्हें लगता है कि मैं चली गई हूं। प्रिया ने झट से पीछे देखा और उसका दिल उसके गले में ही अटक के रह गया। निशा एक कोने में खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा धीरे धीरे ब्लर हो रहा था। एक अजीब सी स्माइल के साथ उसने कहा कि बस एक दिन और फिर यह घर मेरा हो जाएगा। और अगले ही पल घर के सभी बल्ब एक साथ फ्यूज हो गए। अंधेरा छा गया। प्रिया ने आयु को जोर से अपनी तरफ खींच लिया। प्रिया की आंख उसे बहुत भारी फील हो रहा था और लग रहा था कि जैसे घर में कोई और भी है, राहुल, प्रिया और आयु के अलावा। उसने राहुल की तरफ देखा, वो गहरी नींद में था। फिर उसका ध्यान आयु की तरफ गया, पर बेड खाली था।
प्रिया ने धीरे से आयु को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने एक सेकंड सोचा कि शायद वॉशरूम में होगी, पर वॉशरूम का दरवाजा खुला था। आयु वहां भी नहीं थी। एकदम से प्रिया को एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने बिना कुछ सोचे राहुल को झटके से जगाया कि राहुल, आयु नहीं है। राहुल ने नींद में कहा कि क्या, कहां गई? दोनों एकदम घबराए हुए घर में चारों तरफ उसे ढूंढने लगे। एक एक कमरा चेक किया, बैल्कनी, किचन, वॉशरूम, वो कहीं नहीं थी। और फिर उन्होंने देखा कि निशा का कमरा खुला हुआ है, जो कमरा एक दिन पहले ही ताला लगा के बंद किया गया। आज रात वो खुला पड़ा था। राहुल और प्रिया एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, डर। दोनों धीरे धीरे कमरे के अंदर गए और जो उन्होंने देखा वो देख के उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। आयु वहां थी, बीच में बैठी हुई। उसकी आंखें एकदम सफेद हो चुकी थी। उसके आसपास मिट्टी के पुतले पड़े हुए थे। एक काली भस्म का गोला बना रखा था और एक मुर्दा कबूतर जिसकी गर्दन टेढ़ी थी। प्रिया ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने आयु को बुलाया उसका दिल एकदम जम गया। आयु बोली कि मम्मा, मुझे मत रोको, मम्मा अभी पूरा नहीं हुआ। उसकी आवाज बहुत अजीब सी थी, जैसे सिर्फ आयु की नहीं बल्कि किसी और की भी हो। प्रिया एकदम शॉक में चली गई थी और तभी कमरे की लाइट्स अपने आप बंद हो गई। राहुल ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर उसके भी पैर नहीं हिल रहे थे, जैसे कोई एंटिटी उसे रोक रही हो। आयु धीरे धीरे उठने लगी। मुस्कुराते हुए चलती हुई उनकी तरफ आई। उसने कमरे को बंद किया और अपने दोनों हाथों की छोटी उंगलियों से प्रिया और राहुल का हाथ पकड़ बेडरूम में ले गई। वो बोली कि मम्मा, निशा वापस कब आएगी? आई मिस हर। आप मुझे सुला दो प्लीज। राहुल और प्रिया के लिए यह सब समझना बहुत मुश्किल हो गया था। जैसे तैसे वो रात निकल गई। अगले दिन सुबह आयु स्कूल चली जाती है। प्रिया के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने राहुल से कहा कि निशा के कमरे को चेक करना जरूरी है। राहुल को यह सब फालतू लगा। उसका मानना था कि निशा सिर्फ एक आम मेड थी जो 2 दिन के लिए छुट्टी पे गई थी, पर प्रिया का दिल ये कह रहा था कि यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। दोनों ने धीरे से निशा के कमरे का दरवाजा खोला। हल्की सी चर्र की आवाज हुई, जैसे दरवाजा खुद मना कर रहा हो कि अंदर मत जाओ। अंदर एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी, तेल और जैसे किसी जलती चीज को बुझा दिया गया। जो देखा वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के एक कोने में मिट्टी के दिए बुझे पड़े थे कि जैसे किसी रस्म के बीच में ही होशियारी से बुझा दिए गए। उसके आसपास तेल की चिपचिपी लकीरें बनी थी, जैसे किसी चीज को बांध दिया गया। एक शेल्फ पर छोटी छोटी गुड़ियां रखी थी, लेकिन उनमें छोटे छोटे सुराख बने हुए थे। जमीन के बीच में काली मिट्टी से बना एक गोल सर्कल था। उसका शेप एकदम परफेक्ट राउंड था। एक कांच के डब्बे शेल्फ के ऊपर रखे थे। अंदर पंछियों की सूखी हड्डियां थी। राहत की सांस लेने से पहले ही प्रिया की नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ गई। एक हड्डी जिस पर सुर्खी से कुछ लिखा था, कोई अजीब भाषा, कोई अजनबी भाषा जो पहले कभी नहीं देखी थी। जमीन पर काले तिल पड़े हुए थे, जैसे किसी रस्म में इस्तेमाल किए गए हों। उनका पैटर्न रैंडम नहीं था, एक इनविजिबल नक्शा जैसा था, जैसे कोई जगह तय करने की कोशिश की। राहुल ने प्रिया की तरफ देखा। दोनों के चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थी और तभी एक छोटी सी हल्की सी हंसी कमरे में गूंज उठी। प्रिया के हाथ ठंडे पड़ गए। वो बोली कि ये सब क्या है राहुल? राहुल एक पल के लिए चुप था। उसका लॉजिकल दिमाग कह रहा था कि ये सब बस एक पुरानी औरत की वियर्ड आदतें होंगी, पर अंदर कहीं ना कहीं उसे भी डर महसूस होने लगा था। प्रिया ने बिना वक्त गंवाए अपनी ताई को फोन किया, उन्हें सब कुछ बताया और घर आने को कहा। प्रिया की ताई को माता जी का आशीर्वाद था। उन
पर पितरानी आती थी। राहुल ऐसी बातों में कभी विश्वास नहीं करता था। उसके लिए यह सब सिर्फ एक अंधविश्वास था, पर प्रिया उसे इन चीजों पे पूरा भरोसा था। शाम तक ताई उनके घर पहुंच गई। जैसे ही ताई अंदर आई, उन्होंने एक पल में ही हवाओं की अजीब गर्माहट महसूस की और बोली कि यहां कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने धीरे से कहा। उन्हें निशा के कमरे का एक कोना दिखाया और फिर आंखें बंद करके वो जमीन पे बैठ गई। राहुल उन्हें अजीब नजर से देख रहा था, पर प्रिया ताई के एक एक एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व कर रही थी। और फिर अचानक ताई अपनी जगह से एक झटके में उठ गई। वो बोली कि ये कोई आम औरत नहीं थी, ये निशा नहीं थी। राहुल एक कदम पीछे हटा, बोला कि क्या मतलब? ताई ने गहरे शब्दों में कहा, ये एक डायन की सेवक है। इस घर में आने से पहले ये किसी और जगह किसी और बच्ची को अपना बना चुकी है। प्रिया के गले से एक एक शब्द निकला नहीं गया। उसका मन कह रहा था कि ताई जो कह रही है वो सच है। राहुल ने फिर भी एक पल के लिए लॉजिक लगाने की कोशिश की कि अगर ये सब सच है तो हम क्या करें। ताई ने बस एक ही चीज कही कि निशा को वापस मत आने देना, वरना आयु को तुम कभी बचा नहीं पाओगे। ताई की बात सुनकर प्रिया और राहुल के चेहरे पर डर की एक गहरी लकीर बन गई। निशा वापस नहीं आ सकती थी, वरना सब खत्म हो जाता। पर ताई ने एक और सच बताया जिसने उनके होश उड़ा दिए। वो बोली कि आयु अभी भी उसके बस में है। राहुल ने ताई की तरफ देखा और पूछा, तो अब क्या करना होगा? ताई ने गहरी सांस भरी और बोली कि एक ही तरीका है, हवन। ये एक शुद्धि हवन होगा, पर इसे तुम दोनों को ही करना होगा। राहुल को लगा कि यह सब एक नाटक है, पर आयु की हालत देख के उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। रात के 12 बजे ताई ने उनके घर के उस कोने को हवन के लिए तैयार किया। जमीन पर रंगोली बनाई जिसमें हल्दी और कुमकुम का इस्तेमाल किया गया। बीच में एक बड़ा मिट्टी का दिया रखा और उसमें शुद्ध घी, इलायची और कपूर डालकर जला दिया, ताकि उसकी पवित्र आग हर अशुभ शक्ति को जलाकर राख कर सके। आयु को एक सफेद चादर में लपेटकर दिए के सामने बिठाया और उसके चेहरे पे एक अजीब सी शांति भरा सूखापन था, जैसे कि वो किसी गहरे सपने में हो। राहुल और प्रिया को हवन कुंड के सामने बैठने को कहा। ताई ने उन्हें समझाया कि ये विधि सिर्फ माँ बाप ही पूरी कर सकते हैं, क्योंकि माँ बाप का प्रेम और परमात्मा एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी अंधकार को हरा सकती है। जैसे ही ताई ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, आयु ने अचानक अपनी आंखें खोल दी, पर ये वो आयु नहीं थी जो प्रिया की बेटी थी। उसकी आंखें एकदम सफेद, हवा में एकदम भारी, और उसके चेहरे पे एक अजीब सी हंसी थी। वो बोली कि तुम दोनों अच्छे माँ बाप नहीं हो। हवा तेज होने लगी, दिए की लाल आग उनके चेहरे पे झलक रही थी। राहुल का चेहरा पसीने में भीग चुका था। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा। आयु एक झटके से हवा में उठने लगी। प्रिया उसके पास भागी और जोर से उसे गले लगाई और बोली कि बेटा बेटा हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ रुक सा गया। आयु एक झटके से हिलने लगी, उसके शब्द धीरे होने लगे, उसकी बॉडी रिलैक्स होने लगी और फिर एकदम से उसने अपनी आंखें बंद कर दी। प्रिया की गोदी में ही आयु बेहोश हो चुकी थी। उसका छोटा सा हाथ अब भी प्रिया की साड़ी को कस के पकड़े था, जैसे अब भी कहीं अंदर से डर बाकी हो। प्रिया ने घबराकर उसका चेहरा थपथपाया। आयु बेटा बेटा आंखें खोलो बेटा। राहुल ने ताई की तरफ देखा। उसके चेहरे पर परेशानी और उम्मीद का एक अजीब सा मेल था और उसने पूछा कि क्या जादू टूट चुका है? ताई ने गहरी सांस ली, जैसे किसी भारी बोझ को अंदर दबा रही हो, और फिर धीरे से बोली कि हाँ, अभी के लिए। लेकिन उनकी आवाज में एक अजीब सी घनघनाहट थी, जैसे उन्होंने अभी कुछ और सोच रखा। ताई ने एक पल के लिए आयु के बेजान शरीर को देखा, फिर अपनी माला को जोर से पकड़ा और राहुल की तरफ मुड़ी और बोली कि इस कमरे का सारा सामान बांधो, हर एक चीज जो उस लड़की के साथ आई थी।
जो इस पर काला साया बन के छाई थी। राहुल ने घबरा कर पूछा, पर अब क्या? ताई ने बिना कोई वक्त गवाए एक सफेद कपड़े का टुकड़ा निकाला, उस पर कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और फिर उस पर आयु की एक पुरानी चीज, उसका एक छोटा सा जूड़े का क्लिप रखा जिस पर काले जादू का असर था। इसे एक विशेष जगह रखना होगा जहां कोई आम इंसान इसे छू ना सके। ये सब ताई ने राहुल को कहा। उन्होंने राहुल को एक पुरानी काले धागे से बंधी हुई पोटली दी जिसमें ये सब कुछ बंधा हुआ था और उसमें से बहुत ही अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे मिट्टी, लोहा और कुछ और मिलकर बनी। वो बोली कि इसे घर में किसी भी कोने पर मत रखना और जैसा मैंने तुम्हें बताया है तुम बिल्कुल वैसा ही करना, वरना वो डायन वापस यहाँ आ सकती है। राहुल ने धीरे से पोटली को हाथ में उठाया और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक ठंडा सा झटका उसके हाथों में दौड़ गया, जैसे कोई उसकी उंगलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। राहुल और प्रिया एक पल के लिए शांत हो गए, पर उनके दिल में एक सवाल अब भी था कि आयु सच में वापस आ गई थी या अभी भी कुछ होना बाकी था। हवन के बाद घर में सब कुछ शांत हो गया, पर एक अजीब खामोशी अब भी थी, जैसे दीवारें भी अपने अंदर कोई राज छुपा रही हो। अगले दिन राहुल और प्रिया ने पुलिस को बुलाया। वो चाहते थे कि निशा के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हो, पर जब उनसे निशा की कोई तस्वीर या आईडी प्रूफ मांगी गई तब उनका दिल एक अजीब सी घबराहट से भर गया, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था, ना कोई फोटो, ना कोई एड्रेस, ना ही कोई लीगल डॉक्यूमेंट। ऐसा लगा कि जैसे वो कभी थी ही नहीं। प्रिया ने धीमी आवाज में कहा और उसकी आंखों में अब भी डर बाकी था, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। राहुल पुलिस वालों को समझाता रहा, वो एक सच्चा इंसान है, झूठ नहीं बोल रहा है, पर बिना किसी प्रूफ के पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी। पुलिस वाले चले गए, पर उन्हें एक चीज कह गए कि अगर वो औरत वाकई आपके साथ थी तो वो जरूर वापस आएगी, लेकिन निशा कभी वापस ही नहीं आई। राहुल और प्रिया के अंदर कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि पुलिस उसका पता लगा लेगी, पर वक्त बीतता गया और किसी ने उसके बारे में दोबारा नहीं सुना। पर क्या इसका मतलब ये था कि निशा अब इस दुनिया में नहीं थी, या फिर वो कहीं और किसी और बच्चे के साथ वही सब कर रही है? राहुल और प्रिया को आज भी इस बात का डर है कि निशा कभी वापस ना आ जाए। मेरी आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों और परिवार का ध्यान रखो। हर किसी पर बिना सोचे समझे भरोसा मत करो। जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, यही चाहूँगा। इसलिए अगर किसी को काम पर रख रहे हो तो पहले उसके बारे में अच्छी तरह जांच कर लो, क्योंकि कभी कभी जो लोग हमें अपने लगते हैं वो वैसे होते नहीं हैं। कई बार हम अपनी जिंदगी की दौड़ में इतने बिजी हो जाते हैं कि जो चीजें हमारे सामने हो रही होती हैं उन्हें देखकर भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हर वार्निंग काफी नहीं होती और कभी कभी जो चीज एक छोटी सी गलती लगती है वो असल में एक खौफनाक शुरुआत होती है। राहुल और प्रिया ने भी एक गलती की थी, बस एक नैनी हायर करने की। पर क्या उन्होंने सिर्फ एक नैनी को अपने घर में जगह दी थी या कुछ और भी वो अपने साथ ले आई थी? एक बात आप हमेशा याद रखना, हर चेहरा इंसान का नहीं होता और हर मुस्कुराहट प्यार का इजहार नहीं होती। सुना है कि हर किसी के पास एक कहानी होती है, कोई ऐसी जो कभी किसी से कही नहीं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसा किस्सा है जो दिल दहलाता हो, जो अंधेरों में एक अनजानी दस्तक जैसा लगने लगे, तो उसे मेरे साथ जरूर शेयर करें। ईमेल आपकी स्क्रीन पर है, बस अपने शब्दों में लिखिए और भेज दीजिए। आप ये कहानी मुझे रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। शायद आपकी कहानी भी किसी और के लिए वेकअप कॉल बन जाए। और हाँ, अगर आप ये कहानी स्पॉटिफाई या जियो सावन पर सुन रहे हैं तो शो को फॉलो एंड रेट जरूर करें, ताकि कोई कहानी आपसे छूट ना जाए। अगर ये कहानी आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आज सिर्फ एक कहानी लग रही है, कल वो आपके आसपास भी हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों, आप सुन रहे थे द हॉरर शो बाय करने।